नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 साइंस का विज्ञान का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण या पूरा मैं एनसीईआरटी आधारित पढ़ाऊँगा और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूंगा, इसीलिए बिना देरी किए हम लोग चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बात आता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए उत्पाद को बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, आप लोग को एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है और उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? जल। मतलब जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ये पहला पदार्थ हो गया और ये दूसरा पदार्थ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला, आपस में क्रिया किया और हमें जल की प्राप्ति हुई। तो इसको कहेंगे क्या? एक नए पदार्थ बन गया। जल एक नए पदार्थ है, तो उसे कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हो गया और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ये देखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद करते हैं। अर्थात यहाँ पे जल क्या है? उत्पाद है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अब क्या है? अब रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ है तो इसका कुछ लक्षण भी होगा। क्या लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया का? तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो मुख्यतः 4 लक्षण मतलब देखेंगे। पहला होगा रंग में परिवर्तन आएगा, नया गैस बनेगा, गैस का उत्सर्जन आएगा। और क्या होगा? तापमान में परिवर्तन होगा, या फिर ठंडा हो जाएगा या फिर गर्म हो जाएगा नया पदार्थ। फिर अवक्षेप का निर्माण होगा। क्या होता है अवक्षेप? चलिए पहले शुरू से बताते हैं। रंग में परिवर्तन, उदाहरण के लिए मान लीजिए लोहा का कील है, उसको कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसके घोल में डालते हैं तो क्या होता है? तो घोल का रंग नीला हो जाता है। नीला यानी फीका पड़ जाता है। तो वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। कॉपर सल्फेट से आयरन यानी कि Fe अभिक्रिया कर चुका है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रंग में परिवर्तन हुआ है। रंग में परिवर्तन होगा तो यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गैसों का उत्सर्जन। मतलब कि गैस बनेगा, जैसे कि जिंक और HCl। जिंक एक धातु है और उसको HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगा ही। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और साथ में बन जाएगा ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया गैस में गैसों का उत्सर्जन और रंग में परिवर्तन, 2 लक्षण हो गया। अब जानते हैं तीसरा लक्षण क्या होता है। यहाँ पे तीसरा क्या है? तापमान में परिवर्तन, अर्थात ताप में बढ़ेगा या कमी आएगा। रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी देखते हैं ऊष्मा निकलता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब गर्मी छोड़ता है तो उसे कहते हैं क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम के फीते को अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे एकदम श्वेत ज्वाला निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैग्नीशियम का चूरा बन जाएगा। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और साथ में तापमान का परिवर्तन भी हो रहा है। पहले यह ठंडा था, इसका तापमान मान लीजिए पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो तापमान में परिवर्तन हो गया। तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है? अवक्षेपन।
अवक्षेपण क्या होता है आइए आपको बताते हैं। अवक्षेप मतलब वैसा पदार्थ होता है जो विलयन में घुले नहीं, वो नीचे आके बैठ जाता है, उसी को क्या कहते हैं अवक्षेप। और जब भी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दो विलयन को जब हम लोग किसी पदार्थ में अवक्षेपित मतलब बन जाता है, तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, AgNO3, ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहाँ क्या बनेगा AgCl बनेगा प्लस NaNO3। तो AgCl यहाँ पे क्या है, AgCl यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे AgCl बन जाएगा अवक्षेप, ठीक है। तो इसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, या एक ठो गुण भी हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। एक टर्म आता है रासायनिक समीकरण इस चैप्टर में, ये वैसा कुछ नहीं है, बस एक टर्म है, आपको जानना होगा। इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसको। जब भी हम लोग जैसे अगर लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब बनेगा जल मतलब वाटर। तो इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट हाइड्रोजन का संकेत यूज करेंगे H प्लस, ऑक्सीजन का संकेत यूज करेंगे O2, और बनेगा जल का संकेत यूज करेंगे यानी सैम्बल जिसको बोलते हैं H2O। तो ये पूरा नाम के जगह पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर बनता है, इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट उसका सूत्र और संकेत का इस्तेमाल करेंगे। तो इस समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये देखिए तत्व है और ये देखिए तत्व है, ये दोनों को संकेत से लिखे हैं, और ये देखिए यौगिक बना है वाटर, उसको सूत्र से लिखे हैं। तो तत्वों के संकेतों एवं यौगिकों के सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित समीकरण को ही क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण हो गया, ये इसका उदाहरण हो गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। आप लोग ने कक्षा 9 में अवश्य पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, संतुलन का नियम वहीं से आया है। द्रव्यमान संरक्षण जितना अभिकारक है, ठीक है, अगर मान लीजिए 1 kg अभिकारक है तो उत्पाद ही 1 kg ही बनेगा। तो जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। अगर बाय द वे ये 1 kg है तो ये भी 1 kg ही बनेगा। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अगर आपसे पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम लोग वहाँ पे जवाब क्या देंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होती है। चलिए अब हम लोग आपको परिभाषा भी एक लिखे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। क्या है परिभाषा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। कभी भी द्रव्यमान है जो ना ही बनता है और ना ही नष्ट होता है, ठीक है, ना ही बनेगा और ना ही नष्ट होगा। तो इसे ही क्या कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, इसीलिए द्रव्यमान ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही द्रव्यमान रहेगा, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, या फिर संतुलन का नियम भी कहते हैं। 1 kg अगर अभिकारक है तो उत्पाद भी 1 kg ही बनेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रिया के प्रकार। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक प्रकार की अभिक्रिया नहीं, इसके अनेक प्रकार होते हैं। पहला, जिसमें पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या है संयोजन, संयोजन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संयोग। क्या हो रहा है, संयोग। संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। चलिए जानते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, अगर बाय द वे हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन दोनों आपस में मिला, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, आपस में मिला और ये जल का निर्माण किया H2O, ठीक है, और ये नया पदार्थ एक बन गया। तो पहला, ठीक है, और दूसरा इससे मिलकर एक नया पदार्थ बन गया। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या संयोगन अभिक्रिया। ये दो पदार्थ का संयोग हुआ, पहला तत्व ये हो गया और दूसरा तत्व ये हो गया, और उससे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा बिल्कुल मैं छोटा सा लिखा हूँ जो ताकि आप लोग को आसानी से ध्यान हो जाए। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रकार की अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रकार की अभिक्रिया में है वियोजन। ये जस्ट संयोजन का उल्टा है, संयोजन का उल्टा है, ठीक है, संयोजन का उल्टा, आप समझ जाइएगा। संयोजन का जस्ट उल्टा है ये। कैसे उल्टा है, उसमें एक पदार्थ दो पदार्थ मिलता था और एक नया पदार्थ बनाता था, और इसमें जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें है जो एक पदार्थ है जो टूटेगा और एक नया दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। एक पदार्थ टूट के एक से अधिक पदार्थ को निर्माण करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। एक पदार्थ टूटेगा और एक से अधिक या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, CaO। इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो क्या मिलता है, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है और इससे दो पदार्थ बन गया, ठीक है, तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया का प्रकार में आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा, विस्थापित होगा, ठीक है, विस्थापित होगा। तो जब देखिए कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन क्यों होता है, वो अपने अस्थायित्व को प्राप्त करता है, वो स्थिर होना चाहता है, इसीलिए रिएक्शन होता है। और जब कोई मान लीजिए लिक्विड है, उसमें दो पदार्थ है और उसमें एक पहला पदार्थ एक दूसरा पदार्थ दोनों से मिलकर एक पदार्थ बना हुआ है, उसको अगर मान लीजिए एक अन्य एगो पदार्थ है, ठीक है, तीसरा पदार्थ से अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो पदार्थ है इसमें से किसी एक को हटा देगा और खुद वहाँ जगह ले लेगा, ठीक है, और ये अन्य है जो अलग हो जाएगा, जैसे ये अलग था वैसे वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब आपको देखिए बताते हैं सही से, जब अधिक अभिक्रियाशील कोई किसी का भी अभिक्रियाशीलता का एक क्रम होता है कि कौन किससे ज़्यादा अभिक्रिया, जैसे ताकतवर होता है, मान लीजिए ये ज़्यादा मोटा इंसान है तो आवश्यक है ये ज़्यादा ताकतवर होगा इस पतले इंसान से, इस पतले इंसान से ये ज़्यादा ताकतवर होगा, इसमें ताकत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इसको मार सकता है, ये इसको हटा सकता है, इसके घर छीन सकता है। तो समझ सकते हैं जो ज़्यादा ताकतवर रहता है वो कमज़ोर को हटा सकता है, कमज़ोर को हटा सकता है। ये ज़्यादा ताकतवर है और ये कमज़ोर है तो इसको ये हटा सकता है। उसी प्रकार से तत्वों में भी उसी प्रकार से होता है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कम रिएक्टिव तत्व को हटा देगा, जो कम अभिक्रियाशील पदार्थ है उसे हटा देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, ठीक है, और ये देखिए आयरन, जिंक, सोना, सोना Ag, Au, ये सब कम अभिक्रिया पदार्थ है। सोना, चांदी, लोहा, जिंक, ये सब कम अभिक्रियाशील पदार्थ है इसके तुलना में, किसके तुलना में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इसीलिए हम लोग इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं,
केरोसिन में डुबाकर इसीलिए रखते हैं ताकि यह अभिक्रिया ना कर ले, क्योंकि यह हवा से भी अभिक्रिया कर सकता है, एयर से अभिक्रिया करके ये जलने लगता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। और ये सब कम अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको हवा में, ये लोग भी अभिक्रिया करता है लेकिन उतना तीव्र अभिक्रिया नहीं करता है कि आग लग जाए, लेकिन ये अगर करेगा तो आग लग सकता है। अब इसका चलिए उदाहरण जानते हैं। देखिए इसका उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण देख सकते हैं FeCl2 प्लस Zn, ठीक। FeCl2 मतलब क्या हो गया, आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड इसको बोलते हैं, और ये जिंक से अभिक्रिया करेगा, तो जिंक इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, जिंक इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसको है जो हटा देगा और इसका स्थान पे ये जिंक चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस इसको हटा देगा, आयरन को विस्थापित कर देगा, प्लस Fe, ठीक है, ZnCl2 प्लस Fe बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं, कभी कभी एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका उदाहरण है, आप चाहें तो इसको संतुलित भी कर सकते हैं, मैं आपको संतुलित करना भी सिखाऊंगा अभिक्रिया को। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके उसके स्थान पर चला जाता है तो उसे कहते हैं सिंगल विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें दो यौगिकों के बीच जब दो यौगिक रहते हैं, मान लीजिए ये पहला यौगिक है और ये दूसरा यौगिक है, ये दोनों अगर मिलेगा, अगर मान लीजिए ये इससे और इससे बना हुआ है, ये पहला से बना हुआ है और ये पहला से, ये दोनों मिलके ये 1 नंबर बना हुआ है, और इससे मिलकर मान लीजिए ये बना हुआ है, ठीक है, 2 नंबर। तो इसमें क्या होगा, आयन का आदान प्रदान होगा, इसका अभिक्रिया इससे हो जाएगा, इसका अभिक्रिया इससे हो जाएगा, और ये दोनों आपने आयन का आदान प्रदान करके दूसरे नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जो पहला यौगिक रहेगा और दूसरा यौगिक रहेगा, ये जिससे मिलकर बने हुए हैं, और दूसरा यौगिक जिससे मिलकर बने हुए आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, और जिससे कि नए यौगिकों का निर्माण होता है। 2 नए यौगिकों का निर्माण होता है, जिसमें से पहला यौगिक रहेगा एक, और दूसरा जिसमें से एक यौगिक अवक्षेप कहलाता है, अवक्षेप, इसे ही अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं।